कहते हैं बीज की यात्रा वृक्ष तक और नदी की यात्रा सागर तक और कर्मशील व्यक्ति की यात्रा अपनी मंजिल तक होती है। दोस्तों, इंसान को पहचान उसके कर्म से मिलती है, इसलिए अपने कर्म पर फोकस रखें, परिणाम स्वतः ही अच्छा होगा। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, नहीं तो भीड़ में रोज कई मुसाफिर आते और जाते हैं। दुनिया में केवल कुछ नाम ही हैं जो सदैव जिंदा रहते हैं, और आज के हमारे मेहमान ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने कार्य से, लगन से एक अपना मुकाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर महावीर सैनी जी का, जो वरिष्ठ चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में SMS मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस मंच पर। जी नमस्कार। कैसा लग रहा है सर आपको? धरती दोहरारी कार्यक्रम में आकर के मुझे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, और आप सब ने DD राजस्थान परिवार ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी सर, हम काफ़ी चर्चा करेंगे आपके कार्य के बारे में, आपके जीवन के बारे में, पर हम बात करें सुबह की। हर इंसान की सुबह कुछ खास होती है। हालांकि आपका मेडिकल प्रोफेशन है और बड़ा ही व्यस्त लाइफ होती है, पर हम बात करें रूटीन सुबह आपकी किस तरह की होती है? मैं लगभग 5:30-6 बजे के आसपास उठता हूँ जी। और उठ करके थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके, हल्का व्यायाम करके, टेरेस पर जो मेरे घर पर है वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे मैंने लगा रखे हैं। जी जी। तो मैं सुबह सुबह उनमें कुछ निराई गुड़ाई करके, उसमें पानी दे करके, फिर उन्हीं के बीच में बैठ कर चाय पीता हूँ। इस तरह की मेरी सुबह की शुरुआत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन और आगे का सफ़र भी उतना ही अच्छा होता है। हम बात करेंगे आपके बचपन की। जीवन के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो हर इंसान के जीवन का एक मुख्य हिस्सा होता है उसका बचपन। तो आपके बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे पले बड़े आप? मैं जयपुर के पास में जो सीकर शहर है जी, उसके पास में एक गांव है राधा किशनपुरा, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मैं किसान फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी पिताजी खेती करते थे, और वहीं पर गांव की स्कूल जो सरकारी विद्यालय, वहीं पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। और वहाँ हमारी जो सीकर का गांव है वो बिल्कुल शहर के अटैच में है। जी जी। और जो सरकारी कॉलेज है वो हमारे गांव के पास में है। जी। तो वहाँ से कई सारे विद्यार्थी हमारे गांव में रहते थे, तो उनको देख करते हुए हम लोग बड़े हुए, उनको पढ़ते हुए देखते थे। तो सामान्य एक किसान परिवार में जो ग्रामीण परिवेश में जो होता है, उसी के जैसे हमारा बचपन गुजरा है। हम साथ में सब लोग मिल कर के खेलते हुए, खेतों से खेलते हुए स्कूल जाते थे, वापस आते थे, रास्ते में कहीं पेड़ पे खेल रहे हैं। इस तरह से सामान्य ग्रामीण परिवेश में मेरा बचपन बीता है। बहुत बढ़िया। गांव की वो रौनक और सुगंध आपने ली है, नेचुरल आप उसके टच में रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बचपन की, और बचपन का जहन में आते ही एक चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, चाहे वो हमारी पुरानी बचपन की शरारतें हों या ऐसे किस्से हों जो जहन में याद करते ही एक मुस्कुराहट चेहरे पे लाती है। तो आपका ऐसा कोई वाकया या किस्सा हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जो गांव होते हैं छोटे छोटे, उनके गांव में ढाणी होती है। ढाणी में 15, 20, 30 मकान होंगे, और ढाणी के पास में छोटी छोटी खेती जगह होती है जहाँ पर छोटी खेती होती है। और सामान्यतया जो गांव में रहते हैं उनके खेत थोड़े दूर होते हैं, तो खेत 3-4-5 किलोमीटर दूर होते हैं। तो हम लोग बच्चे जब वहाँ रहते हैं तो बीच बीच में छोटे खेत पे जाना होता है, और फिर किसी काम से जो दूर खेत होते हैं 4-5 किलोमीटर दूर, वहाँ जाते हैं। तो सब टोली बना करके जाते हैं। तो रास्ते में हमें, जैसे किसी के खेत में कुछ तरबूज लगा हुआ है, या किसी के खेत में कोई पेड़ है जिस पर बोर लगे हुए हैं, अपने राजस्थान में बोर कॉमन होता है, फल जो है बोर कॉमन होता है, या अमरूद होता है, तो उसे कूद करके अमरूद तोड़ लेना या बोर तोड़ लेना, या कूद करके उनके तरबूज तोड़ के लेके खाते हुए, और इस तरह छोटी छोटी बदमाशियाँ होती हैं। तो यह करते हुए हम जाते थे। और हमारे घर से स्टेशन 3 से 4 किलोमीटर था। जी जी। तो स्टेशन में और ट्रेन को देखने का एक अलग कुतूहल था। जी। तो हम लोग बच्चे दोपहर में जब माता पिता सो जाते थे तो हम बच्चे इकट्ठा होकर के और वो ट्रेन देखते थे। तो ट्रेन के जब शटरिंग होती है तो ट्रेन आगे पीछे होती है वहाँ पर, तो हम देखते थे ये ट्रेन अब जाएगी नहीं कहीं पे, तो उस ट्रेन में चुपके से बैठ जाना, फिर उतर जाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बदमाशियाँ जो होती है वो चलती थी। और एक दिन क्या हुआ कि दोपहर में पिताजी उठ गए जी, और उन्होंने देखा बच्चे सारे कहाँ गए हुए। तो बच्चे सारे कहाँ गए, थोड़ी देर में जब हम लोग आए तो उनका कहाँ गए थे, तो किसी एक ने बताया कि हम तो ट्रेन में बैठ के आए। तो हम सब की लाइन से इतनी कुटाई हुई, वो कुटाई आज तक हमें याद है। उसके बाद दोबारा कभी ऐसे नहीं गए। जी जी जी।
और माँ बाप की जो एक तरह से लाड़ की पिटाई होती है या डांट होती है, वो हमें जीवन में बढ़ने में मदद करती है। यस, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था कि ट्रेन से गिर जाता है, कुछ भी लग सकती है। तो उसके बाद में ये सावधान रखने लगे और वहाँ जाना बंद कर दिया। तो कहीं न कहीं बच्चों के भले के लिए ही सब था। बिल्कुल। और बच्चा ना समझ होता है, माता पिता ही उसकी केयर करते हैं। तो इसके बाद में हम लोगों ने ये बदमाशी नहीं करी। इस तरह की छोटी छोटी जो होती है खेल कूद, वो चलते थे। जी। आपकी स्कूली एजुकेशन की हम बात करें तो वो कहाँ और किस तरीके से हुई? शुरुआती प्राइमरी शिक्षा मेरी गांव के जो सरकारी विद्यालय उसमें हुई जी। और फिर बाद में जो हमारा सीकर में सरकारी स्कूल है, श्री कल्याण स्कूल जो है गवर्नमेंट का, वहाँ पर मेरी 11वीं और 12वीं का साइंस का वहाँ पर हुआ जी। और मेरी स्कूली पूरी शिक्षा सीकर में हुई है जी, सरकारी विद्यालय में। जब हम लोग देखते थे वहाँ पर, तो मेरे घर से जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम किसी भी काम के लिए वहाँ जाते थे, कभी वैक्सीनेशन के लिए, कभी कोई बच्चा गिर गया है पट्टी करने के लिए, कोई किसी को दवाई लेनी है, तो पापा के साथ में मैं जाता था। तो वहाँ डॉक्टर को देख करके एक जैसे बच्चे के मन में ख्याल आता है, जी मेरे भी ख्याल आता था कि ये देखते हैं। तो मैं उनको देखा देखिए घर पे आके नकल करता था कि किसी के दादाजी के कोई है तो उसे पट्टी कर रहा हूँ, या मैं बोलता कि मैं आपको चेक कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और आप मरीज हो, मैं आपको दवाई बताता हूँ, आपने दवाई ली कि नहीं ली, दादाजी आपने दवाई ली कि नहीं ली। तो शुरू से ही धीरे धीरे वो देख करके एक डॉक्टर जो चिकित्सक पेशा है उसके प्रति मन में एक लगाव पैदा हुआ। और हमारे पापा जी के एक मित्र थे जी, डॉक्टर फिजिशियन थे वहाँ पर, तो वो कभी कभी हमारे घर आते थे जैसे घूमने के लिए, ऐसे करने के लिए, खेत देखने के लिए। तो वो उनको खेत दिखाते, गाय बकरी है, दूध है, वो सब देखते थे। तो उनको देख करके लगता था कि हमें भी एक डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा रोता हुआ जाता है और वहाँ से ड्रेसिंग करके पट्टी करके वापस मुस्कुराता हुआ आता है, वो सामान्यतः हम देखते थे वहाँ पर। जी। तो ये इस तरह से बचपन में एक मेडिकल पेशे के प्रति लगाव डेवलप हुआ और धीरे धीरे दिशा मिलती गई। बिल्कुल। मतलब आपने सपना देखा और आगे वो सच भी हुआ। 2003 में ऑल इंडिया पीएमटी एग्ज़ाम होता है जो मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ। हमारे देश का बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज है टीएन मेडिकल कॉलेज, नायर हॉस्पिटल जी, जिसमें परिवार में उस वक्त आपको किस तरह की फीलिंग्स थी? एक तो ये खुशी है कि सिलेक्शन हुआ आपका, और एक शायद ये चिंता भी रही होगी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको पढ़ने के लिए जाना है। मेरा परिवार जो है टिपिकल ग्रामीण परिवेश में है और ग्रामीण परिवार से हम लोग, हमारे परिवार में, रिश्तेदार में दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं बना था। जी। तो एक मन में चाह भी थी, डर भी लगता था और एक उत्साह भी था कि हमें जाकर के एक पीएमटी जब होती थी उसकी तैयारी करनी है। जी। और उसको पीएमटी को तैयारी करके हमें डॉक्टर बनना है, उस एग्ज़ाम को फाइट करके। तो उसके लिए कंपटीशन की तैयारी भी होती थी, तो कंपटीशन तैयारी के लिए मुझे सीकर छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। कोटा में आकर के मैंने तैयारी करी और लगभग 2-3 प्रयास करने के बाद में मुझे सफलता मिली। तो वो जो सफलता थी वो इतनी बड़ी सफलता थी कि उस समय सीकर में 2 ही विद्यार्थियों को चयन हुआ था। बहुत बढ़िया। और हमारी कम्युनिटी में मैं पहला मेंबर था और बड़े प्रयासों से ये सिलेक्शन हुआ था। तो एक अलग ही खुशी का माहौल था। बिल्कुल। अखबार वाले भी आते थे, पूछते थे, उसमें कभी नाम पूछ रहे हैं, फ़ोटो छप रहा है। सब लोग जिनके बच्चे पीछे पढ़ रहे थे 10वीं 11वीं क्लास में, वो भी आके मिलते थे, आपने कैसे पढ़ाई करी, कैसे आपने नोट्स बनाए, ये करे। तो इस तरह से एक बड़ा खुशी का माहौल था। और जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, हम सारे घर वाले रोने लग गए थे, इतने भावावेश में खुशी के। तो ये इतनी बड़ी खुशी थी हम लोगों के लिए। जी। नहीं, बहुत मायने रखती है कि आप छोटे स्तर से और इस तरह की सफलता अपनी मेहनत से, और जब मेहनत की सफलता हमको मिलती है तो अपने आप में उसको बयां नहीं किया जा सकता। जी। मेडिकल कॉलेज की एक अपनी लाइफ होती है, युवा मन, युवा जोश, और मन में कुछ सपनों के पंख होते हैं और भविष्य में योजनाएं बनाई जाती हैं कि भविष्य में ये करेंगे, वो करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज की कुछ ऐसी याद या किस्से? जब मेरा सिलेक्शन हुआ और दिल्ली में काउंसलिंग हुई जी, काउंसलिंग में रैंक वाइज जब काउंसलिंग होती है तो हमें कॉलेज अलॉट होते हैं रैंक वाइज। तो मेरा जब नंबर आया तो मुझे मुंबई महाराष्ट्र के कॉलेज मिले। मुंबई कॉलेज थे, हम 3-4 फ्रेंड थे वहाँ पे अपने राजस्थान के। हमने लाइन से सबने एक मुंबई कॉलेज ऑप्ट किया। जी। और फिर मैंने वहाँ से टेलीफोन, जो पीसी होता था वहाँ से टेलीफोन किया घर पे कि मुझे सबको उत्सुकता थी कहाँ मिलेगा। मैंने कहा मुझे महाराष्ट्र में मुंबई मिला है। सब लोग चिंता में आ गए, कभी घर से बाहर नहीं निकले, मुंबई में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे।
तो ये सब चिंता उनकी जायज़ थी। फिर जब मैं घर पे आ गया तो बाकी चिंता पिताजी थी, ठीक है वहाँ पर कुछ कमरा लेके रहेंगे। जी जी, माँ की अपनी चिंता थी। बिल्कुल बिल्कुल। माँ की चिंता होती है कि बेटा बाहर जा रहा है, कैसे क्या करेगा। तो माँ ने कहा कि बेटा वहाँ पर, और सबसे बड़ी चिंता जो युवा वर्ग की होती है कि माता पिता के मन में कि वो मुंबई जाएगा और कहीं वहीं के जिसमें रम नहीं जाए, वहीं का नहीं हो जाए, ऐसी उनकी चिंता थी मन में। उन्होंने कहा भी कि मुंबई जा रहा है लेकिन वहाँ मत रम जाना। यहाँ आकर के हमारी और पूरे परिवार की, पूरे समाज की एक आपसे अपेक्षा है, यहाँ आकर के आप सेवा देना, वहाँ मत रम जाना। तो उन्होंने एक बात बताई। दूसरी बात, वो माँ हमेशा कहती थी कि आपके भाई बहन जितने भी हैं वो आपकी प्रॉपर्टी बटा सकते हैं, जी। आपकी सब चीज़ बटा सकते हैं, लेकिन आपकी शिक्षा जो है वो शिक्षा आपसे कोई नहीं बटा सकता। बहुत बढ़िया। तो जीवन में आप शिक्षा में जितना आगे तक जा सकते हो उतनी शिक्षा लीजिए, क्योंकि शिक्षित होगा तो उसका आगे बढ़कर पूरा परिवार बढ़ता है और उसके शिक्षित होने से कई तरह की समस्याओं का समाधान होता है। जी। और इस तरह से माँ की बड़ी उस समय इच्छा भी थी और उन्होंने कई सारी बातें बताई। जी। उन पर चलते हुए मैं धीरे धीरे हम सीढ़ी चढ़ते गए। मुंबई गए तो मुंबई मेरे लिए नया था, बिल्कुल गांव के एक छोटे से गांव से निकला हुआ आदमी। मुंबई पूरा अंग्रेजी माहौल वहाँ पर, और मुंबई शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स, वो सब देख करके आनंदित भी हो रहा था और साथ में घबराहट भी थी जी कि यहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि गाँव से आया हुआ आदमी है, ढंग से बोल नहीं पाता, अपनी बात नहीं बता पाता, लैंग्वेज की दिक्कत आती है। धीरे धीरे हम लोग वहाँ रहे और जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज का अलग ही अल्हड़ माहौल होता है। बिल्कुल, सारे युवा होते हैं, छोटी मोटी सीनियर्स को लेकर के, जूनियर्स को लेकर के कुछ हंसी मजाक भी होती है, कुछ इंट्रो वगैरह होते हैं। तो इस तरह के चले, धीरे धीरे हमारे सीनियर्स ने हमारी सारी घबराहट दूर करी और धीरे धीरे हमें पढ़ना बताया कि यहाँ पर आकर कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ये हमारे सीनियर्स थे, इनका बड़ा ये रोल रहा। जी। कॉलेज की चर्चा चल रही है और डॉक्टर होने के साथ साथ एक काव्य हृदय भी हैं आप अपनी कविताओं से आपने कॉलेज के समय काफ़ी लोगों को अपनी रचनाओं से घायल किया है, तो क्यों ना हम चाहेंगे कि आप उस पिटारे में से कुछ यहाँ भी हमें सुनाएं। मैं एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ। जी। और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होने से हमेशा जो हमारे बड़े कवि हैं और बड़े हमारे ये लेखक रहे हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी और कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी कविताएं हम सिलेबस में पढ़ते थे तो लगाव होता है सामान्यतया। और वहाँ पर देखा कि हर कोई जो है अंग्रेजी माध्यम में अपनी कविताएं बोल रहा है, अंग्रेजी माध्यम में स्पीच दे रहा है, सारा कुछ फैशन शोज हो रहे हैं, सारे इंग्लिश मीडियम जो मिडिल कॉलेज का माहौल होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी की एक चलती थी, कमी भी रहती है और इच्छा भी रहती है कि हम हिंदी के बारे में कुछ कहें। तो धीरे धीरे हिंदी की कविताएं पढ़ना शुरू किया। जैसे हमारे साहब रामधारी सिंह दिनकर जी है, और जो मेरे जो फेवरेट अपने फिल्म हीरो लें तो आशुतोष राणा जो है, अच्छा, उनकी हिंदी बड़ी अच्छी है और हिंदी के वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक बहुत बड़े कवि भी हैं। तो मैं कभी कभी उनकी कविताएं सुनता था, तो वो कविताएं कभी पढ़ता था मंच पर, तो एक यूनिकता होने के कारण एप्रिसिएशन मिलता है और कभी कभी एक जोड़ करके कविताएं लिखते भी थे। तो एक उनकी कविता मुझे बड़ी आकर्षित करती है। जी। आशुतोष राणा जी की कविता है कि जो हमारे जो पीड़ित लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो हमेशा बड़े लोगों द्वारा सताए जाते हैं और वो अपना कुछ कर नहीं सकते, वो दबे रहते हैं और उसी को अपनी प्रकृति मान लेते हैं, उसी को अपनी नियति मानते हुए वैसे ही काम करते रहते हैं। तो उनको जगाने के लिए मान लो, या एक समाज में एक चेष्टा जगाने के लिए एक कविता लिखी हुई है उनकी। मैं 2 लाइन पढ़ूंगा उसकी। बिल्कुल। के दरिया अब तेरी खैर नहीं, के दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल इनको, नादाना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत गर्दन ने बगावत कर ली है। ये जो कविता है ये बड़ी हृदय को बिल्कुल भाती है। और कॉलेज में जब होते हैं तो हमारे कल्चरल वीक भी होते हैं वहाँ पर। कल्चरल वीक होते हैं, 7 दिन तक चलते हैं। वहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन से होते हैं, फैशन शोज होते हैं, डांस की कॉम्पिटिशन है, गाने के कॉम्पिटिशन्स हैं। तो उसमें एक सेशन हम लोगों ने आग्रह करके हिंदी
कवि का छोटा सा एक सेशन भी रखवाया जी जी कि हम हिंदी कवि का एक सेशन करना चाहते हैं जी। तो उसमें जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग थे हम लोग, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, हमने मिलकर के एक पैनल बनाया जी। और कि हम हिंदी को थोड़ा सा कविताएं पढ़ेंगे सबके सामने, अच्छा लगेगा। और कल्चर वीक में एक कॉलेज में जो होते हैं हम लोग, तो एक एंटरटेनमेंट के लिए जी एक हम प्रपोज डे करके, प्रपोज डे करके, एक रोज डे प्रपोज डे करके उसमें एक दिन रखते हैं जिसमें कोई मंच पर आकर के अपनी बात कहे और उसमें कोई बुरा नहीं मानता था। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के प्रति कोई लगाव है मन में तो बोलते थे, तो हमारे भी लोग आते थे बोलते थे, तो हम भी किसी को एक का नाम लेकर के भी बोल सकते थे कि ये मेरी कविता है, इसके लिए डेडिकेटेड है। जी जी जी। तो वो जो लड़कियां होती बुरा नहीं मानती थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से चलता था। एक उसमें रोज़ डे में जो होता था जी, तो हमें रोज़ देने होते थे और वो रोज़ बड़े महंगे मिलते थे, तो क्या इतने पैसे नहीं होते थे। तो एक हमारे साथ का था, उसने दिमाग लगाया कि मुझे रोज़ देने किसी को और यूनिक काम करूँगा। तो हम सबके पास आया कि मुझे कोई ज़रूरत के लिए 500 रुपये चाहिए। उसने 500 रुपये करके 8-10 लोगों से इकट्ठा किए और 4-5 हज़ार रुपये के रोज़ खूब सारे ला करके उसने वहाँ पर सबके सामने रखे। बहुत बढ़िया। तो सब ने वहाँ पर उसको किया कि अच्छा ये इसलिए पैसे किए इसने। इसे छोटे चुटकुले से अनुभव होते हैं कॉलेज के अपने। कविताएं भी बोलते हैं, शायरी भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं वहाँ पे। आगे हम आपके जॉब के सफ़र की बात करें, 2014 में एज डिप्टी CMHO आप झुंझुनू में कार्यरत थे और उस कार्यकाल के दौरान आपके एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्फा बुक में दर्ज हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो कि बड़े स्तर पे चलाया गया, ये किस तरीके से हुआ? 2014 में मैं अलग अलग जगह जॉब करते हुए CMHO ऑफिस झुंझुनू में पोस्टिंग लगी जी। और वहाँ पर कुछ CMHO ऑफिस में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। जी जी। जागरूकता अभियान है, कैंप्स हैं, जांच के अभियान है, जैसे तंबाकू का अभियान है, तंबाकू मुक्त का अभियान है, और ब्लाइंडनेस कंट्रोल का भी चलता है। इस तरह से तो झुंझुनू में और बच्चियों का रेशो कम था और झुंझुनू हमेशा से टारगेट रहा है, गवर्नमेंट का फोकस्ड एरिया रहा है कि यहाँ पर कैसे भी करके लड़कियों का अनुपात बढ़े। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य विभाग झुंझुनू था उस समय, हमारे CMHO थे धौलपुरिया जी, और कलेक्टर साहब ने मिलकर के एक विचार किया कि एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए। हाँ। और एक जागरूकता का बड़ा काम हो और फिर वो जागरूकता का एक इम्प्रेशन बने और उसको इम्प्लीमेंटेशन होकर के एक रिजल्ट मिले। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा अभियान लिया कि हम एक साथ 1-2 लाख लोगों को शपथ दिलवाएंगे स्टेडियम में बुला करके। और धीरे धीरे ये प्रोग्राम चला और मुझे उस समय उसका प्रचार प्रसार और इन सब का एक नोडल प्रभारी बनाया गया। तो मुझे मौका दिया उन्होंने काम को देखते हुए, तो मेरा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और हमने एक कंट्रोल रूम बना करके हर गांव से वहाँ प्रतिभागी पहुँचे। हर गांव से वहाँ पहुँचे, हर गांव से महिलाएं हैं, आशाएं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, साथ में गांव के जो जनप्रतिनिधि है, टीचर्स हैं, यानी सामान्य जन वहाँ पहुँचे, उसकी एक व्यवस्था बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल। कि गाड़ी कौन तय करेगा, बस कहाँ से आएगी, बस में बैठकर कौन लाएगा। उस प्रोग्राम में मुझे याद में हर गांव से लगभग 50 लोग पहुँचे थे। जी जी जी। 2 बसें आ रही हैं, 5 गाड़ियाँ आ रही हैं और एक व्यवस्था बनाई गई जी। जो झुंझुनू का जो स्टेडियम है वहाँ पर लगभग 1.5 से 2 लाख लोग वहाँ थे और उस समय उनको शपथ दिलाई गई। महाशपथ ग्रहण अभियान उसका नाम दिया गया जी। और लिम्का बुक जो रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, वहाँ से टीम आई, उन्होंने देखा पूरा जी। और उन्होंने देख करके उसको अप्रिशिएट किया। साथ में हमें था कि हम एक काम करते हैं जी। कि इस शपथ ग्रहण अभियान को हर घर घर तक कैसे पहुँचे उसी दौरान। तो हमने जाकर के रेडियो को बुक किया, रेडियो का 1 घंटे का कार्यक्रम बुक किया और सब जगह ये सूचना भेजी गई कि जैसे आज कई सारे कार्यक्रम आते हैं रेडियो पर, उसी तरह से कि इस तारीख को इतनी बजे ये रेडियो पर हमें ऑन करना है और वहाँ शपथ की मुद्रा में खड़ा होना है जी जी। जब वहाँ से मंच से शपथ दिलाई जाएगी, उसी दौरान जो भी लोग गांव में होंगे, स्कूल में होंगे, जहाँ पर पंचायत भवन में होंगे, कर्मचारी होंगे, सब लोग एक साथ शपथ लेंगे और उसकी लाइन लिस्टिंग की गई। जब हमने लाइन लिस्टिंग करके डाटा मंगाया गया, 4.5 लाख लोगों ने एक साथ शपथ ली। 1.5 से 2 लाख लोग थे स्टेडियम में और बाकी के लोग अपने अपने स्थान पर। तो इसका बड़ा अभियान चला और इसका बड़ा लाभ मिला। इसमें हर संस्था जुड़ी, किसी ने बैनर लगाए, किसी ने होर्डिंग लगाया, किसी ने प्रचार प्रसार किया, कोचिंग, बैंक, सब ने, कोई वहाँ पर सजावट कर रहा है,
कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, पूरा का पूरा खर्चा जो है पूरे समाज ने वहन किया। बहुत बढ़िया। सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। व्यापार मंडल है, सबने मिलकर के वहाँ पर एक बड़ा पूरी व्यवस्था बनाई, मंच की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी की, सब की। तो एक बहुत बड़ा इंप्रेशन गया और समाज उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए एक मैसेज लेकर के गए। और उस मैसेज का एक बेनिफिट आया कि हमने बालिका के प्रति, एक लड़की के प्रति हमारी भावना डेवलप हुई और हम लोग बालिका को बचाने में सहभागी बने कि हमें बालिका और बालक में भेद नहीं करना है। जो काम बालक कर सकता है, लड़का कर सकता है, वो लड़की कर सकती है और हमें इसे आगे बढ़ाना है। ऐसा करके एक बहुत बड़ा मैसेज गया और इसका आज एक रिजल्ट भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटियों की बात चल रही है और 2016 में SMS हॉस्पिटल में लाडली रक्त सेवा अभियान की भी शुरुआत हुई और उसमें आपका मुख्य भूमिका रही, जिसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया। 14 वर्ष तक की बच्चियों को अगर कोई भर्ती होती है और उसे ब्लड की आवश्यकता होती है, बिना रिप्लेसमेंट के आप तुरंत ब्लड मुहैया करवाते हैं। तो ये किस तरीके से प्रारूप जहन में आया और किस तरीके से, क्या उद्देश्य था इसका? 2015 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्ट हुआ और मुझे SMS मेडिकल कॉलेज का ISTM डिपार्टमेंट मिला, जो ब्लड बैंक उसमें आता है जी। ब्लड बैंक में जब पोस्टिंग रही तो हम लोग जब टेबल पे बैठते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक, जो समाज में दिक्कतें हैं वो सामने आती है जी। कई सारे मरीज आते हैं जिनके साथ में रक्तदाता नहीं होता, कोई रेयर ग्रुप वाला आ गया और किसी मरीज को 1 से अधिक यूनिट, 10 से 15, 20 यूनिट तक भी चढ़ती है जी। तो कोई भी व्यक्ति अपने घर से 15-20 रक्तदाता नहीं बुला सकता, 1, 2, 3 की लिमिटेशन होती है। तो कई सारी की समस्याएं ध्यान में आई, तो हमें इसका बैठ कर के चर्चा करी कि ये ब्लड जो दिक्कतें आती है इसका क्या किया जाए, तो कि स्वैच्छिक रक्तदान अभियान चलाएं जी और इससे ब्लड आए। तो इसी कड़ी में क्या हुआ, एक दिन में पोस्टिंग थी मेरी JK लोन हॉस्पिटल ब्लड बैंक में, और JK लोन बच्चों के लिए हॉस्पिटल है, तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से पीडियाट्रिक रेजिडेंट डॉक्टर होता है, उसका फ़ोन आया कि एक बच्ची भर्ती है और उसके साथ में रक्त देने वाला नहीं है या वो आनाकानी कर रहा है, लेकिन बच्ची की हालत अच्छी नहीं है और उसको 5 से 6 यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या हम ब्लड बैंक से बिना रक्तदान किए कोई व्यवस्था हो सकती है? कि उसके पिता है, वो भाई है, वो आनाकानी कर रहे हैं लेकिन बच्ची की हालत ठीक नहीं है। तो उसका ब्लड ग्रुप हमने चेक किया, चेक करके देखा स्टॉक में है, तो उस बच्ची को ब्लड दिया। फिर ब्लड देने के बाद में उस रेजिडेंट से बात करी कि इस तरह कितनी बच्चियां आती हैं यहाँ पे जिनमें उनके परिजन ही ब्लड देने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि एक अनपढ़ता के कारण मान लो, चाहे अशिक्षा के कारण मान लो, हम कहीं ना कहीं बच्ची और बच्चे में भेद करने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके घर में 3-4 लड़कियां होती हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मन में उसके रहता है कि इसका इलाज भी हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, शिक्षा नहीं हुई तो नहीं हुई, लड़की है, दूसरे घर जाना है। एक अभी भी ग्रामीण परिवेश में देखें तो ये चलता है। तो जब रेजिडेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि इस तरह का हमारे यहाँ पर महीने में 10 से 15-20 केस तो होते ही हैं जो बच्चियों को ढंग से इलाज न करवा के वापस ले जाते हैं। तो उसका एक प्लानिंग करी और हम लोगों ने बैठ के विचार किया, क्या हम सारी बच्चियों को जो हमारे SMS अस्पताल और अटैच हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं उनको हम विदाउट रिप्लेसमेंट तुरंत बिना किसी फॉर्मेलिटी के ब्लड दे सकते हैं क्या? जी। उसका पूरा कैलकुलेशन लगाया, तो कैलकुलेशन ये समझ में आया कि 5 से 6 हज़ार यूनिट सालाना आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। जिसमें हमें रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से लाना है। तो इस तरह करके लाडली रक्त सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेरे जहन में था। बिल्कुल। तो बेटियां बचाने के लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में, मेरी टेबल पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसे विचार किया कि हम उसको ब्लड दे करके उनका जीवन बचाया जाए। और ब्लड वास्तव में जीवन बचाता है। बिल्कुल। क्योंकि एन मौके पर ब्लड की आवश्यकता होती है तो ब्लड ही पूरी कर सकता, कोई दवाई पूरी नहीं कर सकती। और ब्लड की ऐसी चीज़ है जो कहीं फैक्ट्री में भी नहीं बनती। बिल्कुल। वो किसी मानव शरीर से आनी है। तो एक प्लानिंग करी गई, फिर ये प्लानिंग बना करके हमारे हेड जो मैडम थी उनके सामने रखा गया। वो बड़ी खुश हुई कि नहीं ये बहुत अच्छा है और हमें करना चाहिए, क्योंकि SMS इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर बाहर लपके भी होते हैं, कई सारे अनुवांशिक लोग भी होते हैं जो ब्लड की दलाली भी करते हैं। तो उन सब से बचा जाए और जो बच्चों का जीवन बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें प्लानिंग हुई, प्रिंसिपल सर ने कहा कि बहुत अच्छा है आप इसमें करो। उसमें हेल्थ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा आप इस पर आगे बढ़ें। तो हमने पूरा ड्राफ्टिंग करी, ड्राफ्टिंग करके लीगल इश्यूज देख करके इसको लागू किया। उन्होंने अपने हाथों से लागू किया, 2016 में लगा। और फिर इसके लिए हमने अभियान भी चलाया जी लाडली रक्त सेवा के लिए कि आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, यहाँ आकर के कैंप लगाएं, हम आएंगे। तो इस तरह से चला और जहाँ भी हम लोग गए, हमें जितना हमने मांगा उससे ज़्यादा समाज ने हमें ब्लड दिया, कभी भी कमी नहीं आई। तो हर साल हम 7 से 8 हज़ार बच्चियों को इस तरह से रक्त उपलब्ध कराते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। आपको केवल फॉर्म सैंपल लेकर के आना है और थोड़ी देर में ब्लड रेडी करके उसको लेकर जाना है। तो ये भगवान की कृपा थी
कि ये काम सक्सेस हुआ और आज चल रहा है। फिर जब इसको 1 साल 2 साल पायलट पे चला तो सरकार का ध्यान आया, ध्यान आकर्षित हुआ कि ये चल रहा है, तो मंत्री जी ने पूरे राजस्थान में इसको लागू कराया। जी जी। 14 साल तक की बच्चियों को पूरे राजस्थान में ये एक बाकायदा सरकारी आदेश पर पूरे राजस्थान में लागू है कि जो राजस्थान निवासी जो भर्ती बच्चियां हैं उनको ब्लड बैंक उपलब्ध कराए और इसके लिए प्रयास करे। तो चल रहा है और ये मेरे लिए आज गर्व की बात भी है और अच्छी अनुभूति होती है। कहीं ना कहीं आपको जीवन में संतुष्टि मिलती है। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के नाते देखते हैं कि समाज की आवश्यकता थी। समाज की समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान जो है वो हमारे पास ही है। बिल्कुल। और हमें हमारी भूमिका उसमें निश्चित करनी है। बिल्कुल। अब रक्त की कमी है, उसका एक समस्या हो गई, समाधान किसके पास है? ब्लड बैंक वाले जाएंगे, समाज से कहेंगे और देगा कौन? समाज देगा, समस्या का समाधान हो गया। इस तरह से हमें आगे बढ़ते रहना है, ये मेरा एक विचार बन गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2017 में आपने पीजी किया ब्लड बैंक में, यानी कि DIHPT, डिप्लोमा इन इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और बाद में आप इसी से संबंधित ISTM जो विभाग है, इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, उसमें एज फैकल्टी आप जुड़े। अगर हम इस ISTM विभाग की बात करें, इतना समझ में आता है कि ब्लड बैंक से रिलेटेड है। आम आदमी के लिए इस विभाग की किस तरह की कार्य व्यवस्था होती है, और मेडिकल क्षेत्र में इलाज के रूप में हम देखें तो आम आदमी से किस तरह से इसका जुड़ाव होता है? जी, किसी समय में जब हमारे पास सुविधाएं कम होती थी, नई नई मशीनें नहीं होती थी, तो एक केवल ब्लड बैंक करके चलता था। हम पूरा ब्लड लेते, उसको स्टोर करते और किसी मरीज को चढ़ाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट हुआ, नई नई चीज़ें आई, तो अब हम ब्लड को सेपरेट करते हैं। सेपरेशन मशीनें आ गई हैं, सेपरेट करते हैं। हम सामान्यतः देखते हैं डेंगू में प्लेटलेट चाहिए, तो हम जो ब्लड लेते हैं, पूरा होल ब्लड बोलते हैं उसको लेकर के कंपोनेंट बनाते हैं, ब्लड के अवयव। जैसे प्लेटलेट हमने अलग किया, प्लाज्मा अलग किया, बिल्कुल, WBC अलग करी, और लाल रक्त जो है उसको अलग किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस मरीज में जो चीज़ की ज़रूरत है उसको वो सप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अननेसेसरी कुछ भी नहीं देते। तो इस तरह से यदि कोई आदमी 1 यूनिट डोनेट करता है तो हम उसको अवयव बना करके 4 मरीजों को चढ़ाते हैं। तो मोटा मोटा कहे तो हम 4 मरीजों का जीवन बचा सकते हैं एक रक्तदान से। बिल्कुल बिल्कुल। और अब चूँकि ये नई नई डेवलपमेंट हो रहे हैं और अब इसका सिलेबस बड़ा है, दायरा बड़ा है, तो सरकार ने ब्लड बैंक को अब एक डिपार्टमेंट बनाया है। जी जी। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट, इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट को पैथोलॉजी माइक्रो से अलग करके बनाया। पहले पैथोलॉजी के अंडर में था, अब अलग बनाया। इसमें हमारे पास 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, ब्लड बैंकिंग जी, और एक थेरेपेटिक प्रोसेस होते हैं जो विशेष मरीजों में हम लोग वार्ड में जाकर के उनका प्रोसेस करते हैं जी। थेरेपेटिक प्रोसेस को हम ऐसे समझेंगे जैसे एक डायलिसिस होता है जी जी, किडनी के पेशेंट में, उसी तरह से हमारी मशीन लेकर के जाते हैं जी। न्यूरो के कई सारे मरीज होते हैं, जीबी सिंड्रोम होता है, न्यूरोमाइलाइटिस होता है, जिसमें आदमी का पूरा लकवा पड़ जाता है और उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। उस एंटीबॉडी के कारण उसके लकवा पड़ता है। तो उन एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए हम लोग हमारी जो प्लाज्माफेरेसिस मशीन है वो लेकर के जाते हैं और उसके चक्कर चलते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। 3 से 4 साइकिल के बाद में उसमें इंप्रूवमेंट देखते हैं और ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आता है। 3-4 साइकिल, 5-6 साइकिल के बाद में बिल्कुल उसमें मूवमेंट आता है, खड़ा होने लग जाता है। कई सारे बीमारियों में थेरेपेटिक पार्ट होता है। और डेंगू में हम देखते हैं प्लेटलेट के लिए पर्टिकुलर प्लेट की डिमांड आती है। तो आजकल हमारे पास मशीनें हैं जिससे हम पूरा ब्लड न लेकर के केवल एक दाता के शरीर से प्लेट लेते हैं और उसको तैयार करके मरीज को चढ़ाते हैं। तो उसके जब ब्लीडिंग हो रही होती है और प्लेटलेट चढ़ती है, तुरंत उसका जीवन बचता है, तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप होती है। किसी डेंगू के मरीज में ब्लीडिंग शुरू हो गई तो हमें नहीं पता वो ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, उसके पेट में हो सकती है, उसके ब्रेन में भी हो सकती है, हार्ट में भी हो सकती है। तो जितना जल्दी उसको प्लेटलेट मिले तो वो उसको साइड इफेक्ट्स जो ये सारे चीज़ें हैं से बच सकते हैं और एक जीवन बचता है। बिल्कुल, तो ये चल रहा है। अब जो नई चीज़ आ रही है बोन मेरो ट्रांसप्लांट जी। बोन मेरो ट्रांसप्लांट अब एक पुराना शब्द है, नया है ब्लड स्टेम सेल। अब हम इसको ब्लड स्टेम सेल से करते हैं। बहुत पहले के समय में बोन मेरो लेते थे तो हमारी हड्डियाँ थी, बड़ी हड्डियाँ यहाँ से लेते थे, 1 से 1.5 लीटर बोन मेरो लेते हैं। तो ये बोन मेरो देने वाले के लिए भी बड़ा एक पेनफुल प्रोसेस होता था, उसकी लाइफ भी डेंजर में होती थी कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, कुछ साइड इफेक्ट नहीं आ जाए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मशीनें आई हैं तो एफरेसिस मशीन जो है ये ब्लड से स्टेम सेल ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम प्लेटलेट लेते हैं वैसे ही, तो बड़ा ही इजी प्रोसेस है, दाता को कोई खतरा नहीं है और वो स्टेम सेल लेकर के और मरीजों चढ़ाते हैं जी जी। तो वो स्टेम सेल उसके शरीर में ट्रांसप्लांट होती है और उसके शरीर में ब्लड बनने लगता है। तो शब्द हमारा पुराना चल रहा है,
बोन मेरो ट्रांसप्लांट, जबकि अब लगभग सारे अस्पताल में ये नई विधि से हो रहा है। इसको पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, ये चल रहा है। तो ये सारा जो कलेक्शन है, स्टेम सेल का कलेक्शन है, प्लेटेड कलेक्शन है, जो हम बनाते हैं, ब्लड से प्रोडक्ट है जो हम बनाते हैं, ये सारा ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो अब ये एक ब्लड बैंक ना होकर के एक बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, फैकल्टीज आती हैं, हेड्स हैं, डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बहुत बढ़िया। अब हम वापस आएंगे आपके वही कवि हृदय की आपकी बात करें तो एक कविता फिर अगर आप सुनाना चाहें उन अनुपम रचनाओं में से अपनी कोई एक। ज़्यादातर मैं कविताएं पढ़ता था। जी जी। जैसे क्या था कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नए नए थे और किसी को जोश दिलाना होता है। जी जी। कितनी घबराए नहीं, एग्जाम में निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। तो एक कविता थी, जोशीली कविता थी, वो मैं सुनता था कई बार, बड़ा प्रभावित था। जी जी। तो उनको कई बार पढ़ता था। जी जी। तो कि सजने लगी है, आंधियां चलने लगी है, अब ज्वार पैदा करो। बहुत खूब। आंधियां चलने लगी है, अब ज्वार पैदा करो, गले से क्रंदन नहीं, अब हुंकार करो। फिर सजने लगी है रणभूमि में समर की भूमिका, पार्थ तुम फिर गांडीव में टंकार करो, टंकार करो। तो इस तरह के जोशीले कविताएं हम लोग बोलते थे, तो एक अच्छा लगता था, माहौल बनता था। बिल्कुल बिल्कुल। धीरे धीरे करते हुए जो ये सामाजिक काम हम लोग करने लगे और मन में भावना आई कि एक चिकित्सक के साथ में समाज में कुछ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पोस्ट पर रहते हुए भी हम अच्छा कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हमारे काम से हटकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ये भावना डेवलप हुई कि हमें सामाजिक काम भी करना चाहिए और हमारे हाथ में जो है उसका समाज के प्रति क्या हम देकर जा सकते हैं। बिल्कुल सही। क्या हम किसी को कितनी हेल्प कर सकते हैं, और समाज हमारे कर्म को देख करके बदलता है। बिल्कुल। हमारे बोलने से नहीं बदलता। बिल्कुल। हम जब करेंगे तो हमारे पीछे के डॉक्टर्स देखेंगे जी जी कि हमारे सीनियर क्या करते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आएगा। सामान्यतया सरकारी चिकित्सक जो होता है और सरकारी जो सिस्टम होता है उसमें सरकारी कर्मचारी का रवैया इतना अच्छा नहीं माना जाता। वो चीज़ों को टालने में रहता है, एक लापरवाही सी दिखती है सबको, वो शिकायत रहती है। वो शिकायत दूर कैसे होगी? वो कम्युनिकेशन से, हमारे व्यवहार से। तो मैं एक टीचर भी हूँ, एक चिकित्सक के साथ साथ वहाँ मेडिकल कॉलेज में टीचर भी हूँ और बच्चों की क्लासेस भी लेता हूँ और वो हमें देखते भी हैं। तो हम बोलेंगे उससे इतना बदलाव नहीं आएगा, जबकि हमारे काम देख कर उनमें बदलाव आता है। जी, तो जी। कई सारे जो स्टूडेंट आते हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं मेरे साथ। आज एक टीम बन गई है जो जाकर के अलग अलग जगहों जाकर के मोटिवेट करते हैं, कई चीज़ें बताते हैं। तो उसका बड़ा एक प्रभाव भी आ रहा है। जी जी। रक्तदान में भी आता है और हमारे काम करने की शैली में भी प्रभाव आता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ है जो कि बड़ी ही गंभीर बीमारी है और इसमें करीब आपके पास रोज़ 30 से 40 मरीज आते हैं और 40 से 50 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है। और हमने सुना है कि आपकी इसमें बड़ी रुचि है और इसी को देखते हुए थैलेसीमिया ब्लड मैनेजमेंट सेल का आपको प्रभारी भी बनाया गया है और इसके लिए इसी वर्ष 26 जनवरी को आपको सम्मानित भी किया गया था। तो थैलेसीमिया का मैनेजमेंट किस तरह से होता है? चूँकि हमारा डिपार्टमेंट ब्लड से रिलेटेड है जी, और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है उनका मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। विशेष करके ब्लड मैनेजमेंट, ब्लड और उसके कंपोनेंट मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। और ब्लड जो है वो आज ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में वो एक ड्रग माना गया है जी। तो उनके इलाज के लिए ये एक दवाई के रूप में रहता है। और थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया ये एक जन्मजात बीमारी है। बिल्कुल। जो माता पिता के गुणसूत्र से बच्चे में आती है, इससे हम बच भी सकते हैं जी। और बीमारी आ गई है तो उसका इलाज हमें मैनेजमेंट करना ही है। और हमारे सामने जो मरीज होता है उसका जीवन कितना अच्छा हो और उसका एक स्मूथली जीवन चलता रहे, उसकी चिंता भी हम चिकित्सक लोगों को करनी होती है। वो कम पीड़ा रहे, इसकी पीड़ा कैसे कम हो जाए, उसकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो जाए, यह मैनेजमेंट देखना होता है। थैलेसीमिया हमारे पूरे भारत में लगभग हर जगह पे है जी। सिकल सेल जो है नॉर्थ भारत में नहीं है, साउथ भारत में ज़्यादा है। और हीमोफीलिया के केसेस भी पूरे भारत में है जी। हमारे यहाँ पर नॉर्थ भारत में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया केसेज हैं। पूरे भारत की हम बात करें तो लगभग 2 से 2.5 लाख केसेज थैलेसीमिया के एस्टिमेटेड हैं, लगभग इतने केस हीमोफीलिया के एस्टिमेटेड हैं। जी जी। राजस्थान में हम बात करें तो लगभग 3000 केसेज हमारे पास एस्टिमेटेड है थैलेसीमिया के जी। और जयपुर की बात करें तो हमारे पास लगभग 700-800 केस यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जिसमें सबसे बड़ा जो अपना है सेंटर है
वो है SMS मेडिकल कॉलेज का जेके लोन हॉस्पिटल। जी, वहाँ पर हमारे पास 500 पेशेंट के आसपास जो थैलेसीमिया है और 200 पेशेंट के आसपास SMS में बड़े बच्चे हैं। इन 700 बच्चों का बहुत बड़ा समूह होता है और थैलेसीमिया बीमारी होती है, उसमें DNA में दिक्कत होने के कारण उसका हीमोग्लोबिन ढंग से बन नहीं पाता है, उसमें एक तरह से कहें तो ब्लड नहीं बनता है। उसका जीवन बाहर से दिए हुए ब्लड पर डिपेंड रहता है और उसको जो बाहर से ब्लड चढ़ता है वो दूसरे का ब्लड है, वो शरीर में जल्दी टूट जाता है। हमारे खुद की सेल्स होती है वो 120 दिन चलती है, लेकिन हम बाहर से जब ब्लड लेते हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो 15 से 20 दिन उसके वो ब्लड चलता है। थैलेसीमिया का बच्चा जब आता है हर 10 से 15 दिन में उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। फिर वो घर जाता है, 15-20 दिन बाद में उसका फिर हीमोग्लोबिन डाउन होता है, फिर उसको लेकर के आते हैं। तो एक उस घर के लिए, उस पूरे परिवार के लिए एक बड़ा पीड़ादायक वो काम हो जाता है। बिल्कुल। हम कल्पना करें जब हम 2-3 साल में एक बार बीमार होते हैं तो हमारे पूरा परिवार कितना सफ़र करता है। वो परिवार जो हर 10वें दिन 15 दिन उस बच्चे को लेकर के आता है और उस परिवार में 24 घंटे एक पेशेंट आपके पास वहाँ पर है। ऐसे पेशेंट हमारे पास जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो। जब अस्पताल में आए तो बच्चे को बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं मिले। बिल्कुल। उस दिशा में काम करते हुए ब्लड मैनेजमेंट सेल की स्थापना हुई और उसका काम दिया गया कि आप इनका मैनेजमेंट देखें, कैसे इनको अच्छे से मिल जाए। हमारे पास प्रतिदिन 30 से 40 बच्चे आते हैं और इस तरह से 50 से 60 यूनिट अलग अलग ग्रुप्स की हमें चाहिए होती है। और उन परिवारों में जब इतना रक्त चाहिए तो कोई भी परिवार से रक्तदान नहीं कर सकता। वो हमें समाज से और वॉलंटियर से लेना होता है। तो इसके लिए योजना बनाई गई, एक सेल बनाया गया और कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉलेजेस है, वहाँ पर संपर्क करके कैंप का उनसे आह्वान किया गया कि आप इसमें वॉलंटियर डोनेशन करें थैलेसीमिया के लिए। जी। उसमें कई सारे दिक्कत कहाँ आती है, जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है, जैसे किसी का AB पॉजिटिव है, किसी का O नेगेटिव है, किसी का B नेगेटिव है, ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। तो वो कई बार आते हैं हमारे पास, वो ब्लड हो नहीं पाता, तो वो बड़ी दिक्कत आती है। तो हम लोग एक रजिस्टर रखते हैं वॉलंटियर का, जिसमें ब्लड ग्रुप के नाम से हम लोग स्टोर रखते हैं। उनको कॉल करते हैं कि आप आज आवश्यकता है, आप कृपया आइए ब्लड बैंक और डोनेट करिए। तो 5-6 कॉल करते हैं तो 2-3 लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। एक बच्चा हमारे पास अस्पताल में आ गया है, वो अपना इलाज करवा करके वापस जाए, सरकार की मंशा भी यही है और समाज की अपेक्षा भी यही है कि कोई वो मरीज आता है वो बिना किसी परेशानी के अपना इलाज करवा के जाए। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए थैलेसीमिया काम कर रहे हैं। और अब हम इसमें एक बड़ी बात और करने वाले हैं। थैलेसीमिया बीमारी जो है ये मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो थैलेसीमिया बीमारी है वो हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं और हम समय पर यदि इसकी जांच की जाए तो इसकी जांच में कोई बड़ा खर्चा नहीं है। थैलेसीमिया में एक तो बीमार व्यक्ति होता है और एक कैरियर होता है। कैरियर जो होता है वो सामान्य आदमी होता है, जैसे हम लोग हैं। कैरियर सामान्य, उसमें हम देख करके नहीं बता सकते। तो 2 कैरियर की शादी होने के बाद में वो जो बच्चा आएगा वो मरीज आएगा। तो हम 2 कैरियर की शादी रोक सकते हैं। और ये जांच जो बहुत बड़ी जांच नहीं है, HPLC करके एक जांच होती है और इसका केवल 500 रुपये खर्चा आता है, जो SMS में तो अब फ्री हो गया। यदि हम समय रहते इसकी जांच करें और जांच करके हमें पता लग जाए कि ये बच्चा थैलेसीमिया कैरियर है और ये लड़की थैलेसीमिया कैरियर है, अब उन दोनों की मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो यदि अवेयरनेस आएगी तो थैलेसीमिया कैरियर सामान्य से विवाह करें, जो कैरियर सामान्य से विवाह करे तो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ पैदा होंगे। और तो ये हम जांच कर सकते हैं। एक पॉइंट, शादी से पहले कर सकते हैं और शादी हो भी गई है उसके बाद भी जांच कर सकते हैं। उसके बाद जांच करने के बाद हमें ध्यान में आता है कि दोनों जो पति पत्नी है थैलेसीमिया कैरियर है, तो थैलेसीमिया कैरियर होने के बाद में बच्चे, सामान्य बच्चे पैदा होने की जो प्रायिकता है वो 25% है। 25% है कैरियर होने की और 25% ही है मरीज पैदा होने की। तो हमारे पास अभी भी होप है, देयर इज होप। 25% बच्चे सामान्य हो सकते हैं। तो जो बच्चा पेट में आया है उसका DNA जांच करके हम पता लगा सकते हैं 12वें-13वें वीक पर कोरोनिक सैंपलिंग करके, और उस बच्चे में वो नॉर्मल है या थैलेसीमिया कैरियर है या थैलेसीमिक कोई मेजर बीमारी है, तो वो हम जांच कर सकते हैं। उसका बड़ा खर्चा नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में हम करें बड़ी लैब में 7 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं। तो हम समय रहते उसकी जांच करें, यदि वो बीमार निकलता है तो उसका फर्दर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और यदि अस्वस्थ बच्चा है तो उसको हम आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चल रहा है। और क्या होता है हमारे समाज में जब हम बात करते हैं, सरकारें बात करती है कि बहुत गरीब आदमी परेशान होते हैं, तो गरीबी का सबसे बड़ा कारण होता है बीमार होना, घर में बीमारी होना, बड़ी बीमारी का बड़ा कारण होता है।
कर्ज लेने का कारण होता है, घर में बीमारी होना, ये कर्ज लेने का कारण होते हैं बड़े। इसमें आदमी अपने गहने बेच देता है, ज़मीन बेचता है, कर्ज लेकर के इलाज कराता है। तो यदि हम बीमारी ठीक करेंगे और उनको बीमारी में हम इलाज देंगे तो उसका वो कर्ज से बच सकता है। जिसके घर में एक बीमार बच्चा ज़िंदगी भर रहने वाला है तो वो कर्ज में डूब जाएगा। उसको बचाने के लिए हम ये सब प्रयास कर सकते हैं और इस समय सरकार भी बड़ी प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, राजस्थान सरकार भी कर रही है, और हम सबको दिशा निर्देश मिले हुए कि आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाइए और सबको अवेयर करिए, क्योंकि जो काम हम अवेयरनेस से कर सकते हैं वो बाई लॉ नहीं कर सकते। अवेयरनेस आएगी समाज में तो सब लोग जांच करें। जैसे हम लोग कुंडली मिलाते हैं, जी जी, कुंडली मिलाना एक प्रचलन हो गया है, उसी तरह से डीएनए कुंडली में मिलाना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनसे मिलाना चाहिए, और कई किसी कारण से नहीं मिला पाते हैं तो शादी के बाद जांच कराएं, जब बच्चा पेट में तब जांच कराएं, क्योंकि पूरे जीवन भर एक बीमार बच्चा जो है उसको परिवार रखता है तो बड़ा पीड़ादायक होता है, और इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल। साइप्रस एक उदाहरण था। साइप्रस देश में 60% थैलेसीमिया कैरियर हो गए थे और उन्होंने बड़ा अभियान चला करके आज के समय में साइप्रस देश है वो थैलेसीमिया से मुक्त हो गया है। तो क्या हम भारत मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल, भारत मुक्त हो सकता है। सब लोग मिलकर अवेयरनेस करेंगे, जांच कराएंगे और पूरा इसका गाइडलाइन फॉलो करेंगे तो मुक्त हो सकते हैं हम। बिल्कुल। बड़ी ही अच्छी आपके साथ बातचीत रही। समय इजाज़त दे रहा है कि अब हम बातचीत को विराम देंगे। आप आए, इतनी अच्छी बातें बताई, आपका सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अब आपसे वक्त हो गया है विदा लेने का। ऐसे ही किसी अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए कोमल कौशिक को। नमस्कार।